आज दिन भर धूप नहीं निकली है। हाड़ कंपा देने वाली ठंड से सभी परेशान थे। मोहनलाल जी, जो गांव के पुराने जमींदार हैं, अंगीठी के पास बैठे बैठे सोच में डूबे हुए हैं। आज उनके मन में कुछ अलग तरह के विचार आ रहे थे। वह मन ही मन में अपने दोनों बेटों, राम जो कि उसका बड़ा बेटा है और श्याम जो कि उनका छोटा बेटा है, उनके भविष्य के विषय में सोच रहे थे। आज उनके मन में अपने दिवंगत पत्नी से संबंधित सभी घटनाएं, मृत्यु से लेकर अब तक की सारी घटनाएं एक एक करके उनके दिमाग में घूम रही थी कि कैसे उन्होंने अपने दोनों बेटों को माँ और पिता दोनों का प्यार देकर अब तक संघर्ष किया है। अब राम का बेटा मोनू एवं श्याम का बेटा सोनू लगभग 10-12 वर्ष के हो चुके हैं। वह अभी इन्हीं सब विचारों में खोए हुए थे कि तभी बड़ी बहू की आवाज से उनकी तंद्रा टूटती है और वह देखते हैं कि उनकी बड़ी बहू चाय लेकर उनके पास खड़ी है और उन्हें बड़ी देर से बाबूजी बाबूजी की आवाज लगा रही है। मोहनलाल जी चाय लेते हैं और उसे पीने लगते हैं कि तभी गांव के कुछ बुजुर्ग व्यक्ति उनकी खैरियत पूछने उनके घर पर आ जाते हैं, क्योंकि कुछ दिनों से मोहनलाल जी का स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण वो घर से बाहर नहीं गए थे। मोहनलाल जी अपनी बड़ी बहू को आवाज देते हैं कि बहू कुछ चाय और बना लो। सभी लोग आपस में बैठकर बातें करने लगते हैं। थोड़ी देर में ही बड़ी बहू चाय के साथ पकौड़ियाँ भी ले आती हैं। सभी लोग गर्मा गर्म पकौड़ी और चाय का आनंद लेते हुए आपस में बातें करने लगते हैं। बातें करते करते कब रात के 8 बज गए किसी को पता ही नहीं चला। जैसे ही एक बुजुर्ग की नजर सामने दीवार पर लगी घड़ी की तरफ गई तो उन्होंने कहा, मोहनलाल जी, अब आप हमें आज्ञा दें, काफी समय हम लोगों ने आपका ले लिया है। इस पर मोहनलाल जी ने कहा, कोई बात नहीं, आजकल कहाँ किसी के पास इतना वक्त है कहीं बैठने का। आप लोगों के यहाँ आने के लिए और मेरे लिए इतना समय देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। उसके बाद सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। मोहनलाल जी अब बूढ़े हो चुके थे। शायद उन्हें भी अब यह आभास भी होने लगा था कि अब उनके गिनती के दिन शेष रह गए हैं। सभी के जाने के बाद उनके बेटे पिता के पास आकर बैठ गए और बातें करने लगे। तभी मोहनलाल जी ने अपने दोनों बेटों से कहा कि बच्चों, मैं अब चंद दिनों का मेहमान हूँ। तुम्हारा और मेरा साथ अब और ज़्यादा दिनों तक नहीं चल पाएगा। इसीलिए मेरी अंतिम इच्छा ये है कि तुम दोनों भाई जैसे अब तक राम लक्ष्मण की तरह रहते आए हो, वैसे ही आगे भी तुम्हारा प्यार बना रहे। तुम दोनों के बीच में कभी भी किसी बात को लेकर आपस में मतभेद ना हो। इसीलिए मेरी सारी संपत्ति का आधा आधा बंटवारा तुम दोनों भाई मेरे सामने ही कर लो। पिता के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दोनों भाई व्याकुल हो उठे और पिता के पास आकर उनके दोनों हाथ पकड़कर रोने लगे। और रोते हुए बड़ा बेटा राम कहने लगा कि पिताजी, आपने हमें बचपन से लेकर आज तक माँ की कमी कभी भी खलने नहीं दी और आज आप भी हमें छोड़ने की बात कर रहे हैं। पिताजी, हम लोग आपके बिना नहीं रह पाएंगे, आपको कुछ भी नहीं होगा। बच्चों को गले लगाते हुए मोहनलाल जी ने कहा, बेटा, ये तो प्रकृति का नियम है, जो आया है उसे एक दिन अवश्य जाना पड़ता है। पहले मैं भी यही समझता था कि तुम्हारी माँ के जाने के बाद मैं दोनों बेटों की परवरिश अच्छे से कर भी पाऊंगा कि नहीं, लेकिन तुम्हारी माँ जाने के बाद भी मुझे जीने का साहस देती रही और आज मेरे दोनों बेटे बहुत ही होशियार हो गए हैं। अब मैं आराम से जाकर तुम्हारी माँ से कह सकूंगा कि मैं तुम्हारे दोनों बेटों, बहुओं और दोनों पोतों को हंसता खेलता छोड़कर आया हूँ। इसीलिए मेरी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए तुम दोनों भाई मेरे सामने ही सारी संपत्ति को 2 हिस्सों में अभी बांट लो। पिता को बार बार जिद करता देख दोनों भाइयों ने कहा, पिताजी, अगर आपकी इच्छा यही है तो आप ही बंटवारा कर दीजिए। आप जिसको जो दोगे हम आपका दिया हुआ प्रसाद समझकर रख लेंगे। पिता ने दोनों बेटों को आधी आधी संपत्ति बांट दी और दोनों बेटों ने उसे सर झुकाकर स्वीकार कर लिया। उसके पश्चात सभी लोग एक साथ बैठकर भोजन करते हैं। भोजन करने के बाद दोनों भाई पिता को दवा देकर उनके पास बैठकर खेत की फसल की स्थिति पर बात करते हैं। इस प्रकार बात करते करते काफी रात हो जाती है। पिताजी ने दोनों बेटों को कहा कि जाओ, अब तुम लोग भी सो जाओ, सुबह अपने अपने काम पर भी तो जाना है। उसके बाद पिता के पैर छूकर दोनों बेटे अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। सुबह जब बड़ा बेटा पिताजी के पैर छूने उनके पास आता है तो देखता है कि पिताजी के हाथ पैर ढीले पड़ चुके थे, उनकी सांस रुक चुकी थी
और वह अपनी अंतिम यात्रा पर निकल चुके थे। राम अपने पिता की ऐसी स्थिति को देखकर उनसे चिपक कर जोर जोर से रोने लगता है। बड़े बेटे के जोर जोर से रोने की आवाज़ सुनकर सारा पारिवारिक इकट्ठा हो गया। थोड़ी देर में कई पड़ोसी भी आ जाते हैं। पड़ोस के कुछ बुजुर्ग व्यक्तियों ने दोनों बेटों को दिलासा दी और आगे क्रियाक्रम की तैयारी करने को कहा। दोनों बेटों ने मिलकर पिता के क्रियाक्रम आदि सब विधि विधान से संपादित किया। पिताजी के गुजर जाने के कुछ दिनों बाद छोटे बेटे श्याम की पत्नी ने अपने पति से कहा, क्यों ना हम लोग अपने गांव की संपत्ति को बेचकर शहर में एक नया घर खरीद लेते हैं और शहर में रहने से मोनू की पढ़ाई बहुत अच्छी तरह से हो जाएगी। श्याम ने कहा कि इसके लिए बड़े भैया से भी पूछना पड़ेगा। इस पर पत्नी ने तुनक कर कहा कि बड़े भाई क्यों चाहेंगे कि आपका बेटा शहर के अच्छे स्कूल में पढ़े। वह तो यही चाहेंगे कि हमारा मोनू भी उनके बेटे सोनू की तरह गांव के छोटे स्कूल में पढ़े। मोनू को भी गांव का स्कूल पसंद नहीं है। आज जिनके पास कुछ भी नहीं है उनके बेटे भी शहर में पढ़ रहे हैं और हम लोग तो इतने बड़े जमींदार होते हुए भी अपने बच्चे को शहर में नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इस प्रकार पत्नी और बेटे की जिद को देखकर श्याम ने कहा, ठीक है, कल सुबह बड़े भैया से बात करके देखता हूँ। अगर वह कहेंगे तभी शहर चलने की सोचेंगे। इतना कहकर वह सो गया। सुबह जब उठा तो पत्नी फिर से टेप रिकॉर्ड की तरह वहीं से बजना शुरू हो गई जहाँ से रात में बंद हुई थी। श्याम कमरे से निकलकर बड़े भाई के पास जाकर बैठ जाता है और बहुत ही संकोच के साथ भाई से पत्नी वाली बात कह देता है। राम छोटे भाई की बात सुनकर प्रसन्नता पूर्वक कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अगर मोनू का मन शहर के स्कूल में पढ़ने का है तो उसे शहर में अवश्य पढ़ाएंगे। तभी छोटे भाई ने कहा, लेकिन मेरे हिस्से की जमीन जायदाद इतनी जल्दी कैसे बिक पाएगी? तो बड़े भाई ने कहा, अरे पगले, मोनू को पढ़ाने के लिए पूर्वजों की संपत्ति बेचने की क्या आवश्यकता है? मोनू को तो हम दोनों भाई मिलकर शहर में पढ़ा ही सकते हैं। इतने में श्याम की पत्नी बोल उठी, भाई साहब, हम लोग सोच रहे हैं कि जब यहाँ रहना ही नहीं है तो यहाँ संपत्ति रखने का क्या फायदा है। तो बड़े भाई को अब सब समझ में आ गया था कि अब कुछ भी समझाने से कोई फायदा नहीं है। इन लोगों ने शहर जाने का पूरी तरह से मन बना लिया है। उन्होंने श्याम से कहा कि आज जरा गांव में जाकर जमीन के भाव पूछना कि इस समय गांव की जमीन के क्या भाव चल रहे हैं, लेकिन ये किसी से मत बताना कि तुम ये सब क्यों पूछ रहे हो। तो छोटे भाई ने वैसा ही किया जैसा बड़े भाई ने कहा था। उसने जाकर गांव के कई लोगों से जमीन के भाव पूछे और घर वापस आ गया और घर आकर पत्नी को सारी बातें बता दी। उसकी पत्नी ने तुरंत पेन और कागज लेकर अपने हिस्से की पूरी संपत्ति का हिसाब लगा लिया और पति को बताया कि हमारी पूरी संपत्ति लगभग 70 लाख की है। अगर हमें 70 लाख रुपए मिल गए तो इससे हम शहर में अच्छा मकान भी ले लेंगे और मोनू की पढ़ाई भी शहर के सबसे अच्छे स्कूल में हो जाएगी। रात में जब बड़ा भाई घर पर आया तो छोटे भाई और उसकी पत्नी को बुलाया और पूछा कि जमीन के भाव का पता लगा लिया। इससे पहले कि छोटा भाई कुछ कहता कि उसकी पत्नी बीच में ही बोल पड़ी और कहा कि भाई साहब, हमारे हिस्से की पूरी संपत्ति 70 लाख रुपए की है। तभी बड़े भाई ने कहा कि आप लोग बैठो, मैं 2 मिनट में आता हूँ। इतना कहकर वह अपने कमरे में गया और रुपयों से भरा बैग लेकर बाहर निकला और छोटे भाई को रुपयों से भरा बैग पकड़ाते हुए कहा कि गिनती कर लेना, पूरे 70 लाख रुपए हैं। छोटे भाई ने कहा कि क्या भैया, अभी जमीन की रजिस्ट्री तो किया ही नहीं, तो ये पैसे इतनी जल्दी कहाँ से आ गई? बड़े भाई ने कहा कि तुम्हारी भाभी के गहने थे, कुछ मेरे पास थे और कुछ लोगों से कर्जा ले लिया। भाई, तुझे शहर भी तो जल्दी जाना है। अगर लेट हो जाएगा तो मोनू का एडमिशन भी अच्छे स्कूल में नहीं हो पाएगा। इसीलिए मैं जल्दी जल्दी सारा पैसा इंतजाम कर लिया। रही बात रजिस्ट्री की, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। रजिस्ट्री में भी रुपए क्यों बर्बाद किए जाएंगे? अगर तुम्हारी इच्छा है तो स्टॉम्प या किसी सादे कागज पर जो लिखना चाहे लिखकर अपनी भाभी को दे देना। तो छोटे भाई ने कहा कि भैया, ये तो गलत बात है, आप रजिस्ट्री जरूर करवा लो। रही बात पैसों की, तो इन्हीं पैसों में से रजिस्ट्री हो जाएगी, आपको अलग से खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। तो बड़े भाई ने कहा, नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है,
जितना मैंने कहा है बस उतना कर दो। श्याम ने अगले दिन तहसील से एक स्टैम्प लाकर सब कुछ उसमें लिखकर अपनी पत्नी और बेटे सभी के हस्ताक्षर अंकित कर स्टैम्प भाभी को देकर शहर चला गया। श्याम ने शहर में आकर एक अच्छा सा मकान खरीद लिया और मोनू का नाम भी एक अच्छे स्कूल में लिखा दिया। खुद भी एक कंपनी में अच्छे पद पर काम करने लगा। अब उसकी जिंदगी खूब ऐशो आराम से बीतने लगी। इस तरह कई वर्ष बीत गए। एक दिन बड़े भाई शहर में किसी काम से आए तो सोचा कि क्यों ना श्याम से भी मिलता चलूं। 2 वर्ष हो गई, उसका कोई हाल चाल भी नहीं मिला है और मोनू को भी देखने को बहुत इच्छा हो रही है और इस समय गर्मी भी बहुत है। इसी बहाने थोड़ा समय भी श्याम के घर पर बीत जाएगा और फिर शाम वाली बस से गांव वापस चला जाऊंगा। यही सब सोचकर राम अपने छोटे भाई के मकान की तरफ पैदल ही चल पड़ा। रास्ते में उसे प्यास बहुत अधिक लग रही थी, लेकिन उसने सोचा कि अब कहीं पानी नहीं पीऊंगा, अब तो पानी मोनू के हाथ से ही पीऊंगा। इसीलिए उसने रास्ते में कहीं एक गिलास पानी भी नहीं पिया। जैसे वह श्याम की कॉलोनी में प्रवेश किया, श्याम की पत्नी ने उसे छत से ही देख लिया और अपने मन में ही कहा कि अरे बड़े भैया यहाँ क्यों आ रहे हैं? कहीं इस वर्ष बारिश कम हुई है और फसल सब सूख गई है, इसीलिए परेशान होंगे और हमारे पास कुछ मांगने के लिए आए होंगे। वह जल्दी जल्दी छत से नीचे उतरी और नीचे आकर अपने बेटे मोनू से सारी बात बताई कि बड़े भैया आ रहे हैं, जरूर कुछ ना कुछ मांगने आए होंगे। चलो चुपचाप सब सो जाते हैं, हम लोग दरवाजा ही नहीं खोलेंगे तो थोड़ी देर में दरवाजा खटखटा कर वापस गांव लौट जाएंगे। थोड़ी देर में राम श्याम के मकान के पास आकर दरवाजा खटखटाने लगा, लेकिन अंदर से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी और मोनू मोनू पुकारते पुकारते उसका गला भी सूख गया था। काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाने के बाद भी किसी की आवाज़ अंदर से नहीं आई और ना ही कोई दरवाज़ा खोलने आया, तो बड़े भाई ने सोचा कि शायद सभी लोग इस समय सो रहे होंगे, नहीं तो अब तक मोनू दौड़कर मेरे पास आ जाता। मैं ही गलत समय पर आ गया हूँ, इस समय उन्हें सोते में उठाना ठीक नहीं होगा। ये सब सोचकर वह गांव जाने के लिए मुड़ते हैं तो उसकी नज़र कॉलोनी के अंदर लगे हैंडपंप पर जाती है। राम ने कॉलोनी के हैंडपंप से अपनी प्यास बुझाई और गांव वापस चला गया। रात को जब श्याम ऑफिस घर आए तो मोनू उसे खूब मजे लेकर सारी बात बताने लगा कि आज ताऊ जी घर पर आए थे कुछ मांगने के लिए, लेकिन मैं और मम्मी ने दरवाज़ा ही नहीं खोला और वह काफ़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाए और उसके बाद गांव वापस चले गए। इतना सुनकर श्याम अपनी पत्नी और बच्चे के ऊपर चीख उठा कि तुम लोग ऐसा कैसे कर सकते हो? बड़े भैया बाहर से पुकारते रहे और तुम लोगों ने दरवाज़ा ही नहीं खोला। पत्नी भी उल्टा पति के ऊपर गुस्सा करते हुए कहने लगी कि गांव में पड़े रहने के लिए हम लोगों ने तो नहीं कहा था, वह लोग अपनी खुशी से गांव में रहे हैं तो कष्ट भी अकेले भुगते, हमें कष्ट देने क्यों शहर में आ गई? हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम सभी की मदद करते रहें। श्याम खून का घूंट पीकर चुपचाप दूसरे कमरे में चला गया और इधर माँ बेटे भी अपने अपने कमरे में सोने चले गए। इस प्रकार धीरे धीरे कई वर्ष बीत गए। अब तो मोनू की शादी भी हो चुकी थी और उसे एक बेटा भी है। सभी उसे प्यार से मंकू बुलाते हैं। श्याम ने भी अब स्वास्थ्य की वजह से ऑफिस जाना बंद कर दिया था। मोनू अब एक बड़ी कंपनी का मैनेजर था। अब वह बहुत अच्छा वेतन पा रहा है। अब सब कुछ बदल चुका था, केवल एक घर ही है जो अभी पुराना है और वह भी अब ओल्ड फैशन का हो चुका है। तो मोनू की पत्नी बार बार नया मकान लेने की जिद करती है। मोनू ने एक दिन पत्नी की बात से तंग आकर नया मकान लेने का विचार करके अपने पिताजी और माताजी के पास गया और कहने लगा कि पिताजी अब ये घर छोटा पड़ रहा है, क्यों ना हम लोग इसे बेचकर एक बड़ा मकान ले लेते हैं। इस मकान को बेचने से कुछ पैसे मिल जाएंगे और जो कुछ कम पड़ेगा वह मैं अपनी नौकरी पर लोन लेकर चुका दूंगा। माता पिता ने बेटे की बात मान ली और कहा कि बेटा रहना तो तुम लोगों को ही है, हम लोगों का समय तो बीत चुका है, तुम जैसा चाहो वैसा करो। पिता की सहमति मिलते ही मोनू तुरंत एक नया मकान बुक करवा लिया और बहुत जल्द पुराने मकान को बेचकर नए मकान में प्रवेश कर लिया। श्याम और उसकी पत्नी जब नए मकान में पहुंचे तो उनके बहू और पोते ने नए घर का एक एक कमरा दिखाना शुरू किया और सभी कमरों में क्या रहेगा वह भी बताते जा रहे थे। जब सारा मकान दिखा दिया तो दादी माँ ने मंकू से कहा, मंकू बेटा आपने सारा मकान तो दिखा दिया, लेकिन ये नहीं बताया कि तुम्हारे दादा और दादी का कमरा कौन सा है। ये सुनते ही मंकू तुरंत बोल पड़ा कि आप लोगों के लिए तो मम्मी पापा ने एक बहुत बड़ा घर देखा है जिसमें ढेर सारे कमरे हैं
और उसमें सभी के दादा दादी रहते हैं। मेरे एक दोस्त के भी दादा दादी वहीं पर रहते हैं। हम लोग कल ही वहाँ गए थे आप लोगों के लिए नया मकान देखने के लिए। तो मंकू के इतना कहते ही मंकू की मम्मी का सर शर्म से नीचे झुक गया। अब वह अपने ससुर और सासू माँ से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वह इसकी खींच मिटाने के लिए वह मंकू को पीटते हुए दूसरे कमरे में लेकर चली गई। श्याम और उसकी पत्नी एक दूसरे को देखकर मन ही मन अपने आप को सांत्वना देने लगते हैं। उनकी दशा एक स्थित प्रज्ञा की तरह हो चुकी थी। उनको अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि अब वह क्या करें। किसी तरह दिन तो बीत गया। रात में दोनों की इच्छा जी भरकर रोने की कर रही थी, लेकिन पत्नी शर्म के कारण पति के सामने नहीं रो पा रही थी और पति गुस्से के कारण। अंत में श्याम ने अपने आप को समझाते हुए पत्नी से कहा कि अब तुम्हें अपने किए की याद आ रही होगी, लेकिन अब पछताने से कोई फायदा नहीं। अब स्थिति हमारे हाथ से निकल चुकी है। कल सुबह होते ही घर से चलने की तैयारी कर लो। सुबह होते ही अपने आप निकल चलते हैं, नहीं तो बहू और बेटा चुपचाप छोड़ आएंगे तो ज्यादा अपमानजनक होगा। इतना कहकर श्याम दूसरी तरफ मुंह करके लेट गया। रात भर दोनों सोने का नाटक करते रहे, लेकिन रात भर दोनों में से किसी को भी नींद नहीं आई। सुबह होते ही दोनों पति पत्नी जल्दी जल्दी नहाकर तैयार हो गए। श्याम ने बेटे के साथ चाय पीते हुए कहा कि मोनू, हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ दिन पड़ोस वाले श्रीवास्तव जी इस समय जहाँ पर रह रहे हैं उनके पास घूम आते हैं। सुना है कि वहाँ पर लोगों की बहुत सेवा होती है और उन लोगों को वहाँ बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। तो बेटा तू भी ले चल, कुछ दिनों के लिए हमें वहाँ छोड़ आओ। इतना सुनते ही बेटा और बहू मन ही मन बहुत ही प्रसन्न हुए। अब उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। आज उन्हें ऐसा लग रहा था मानो बिना मांगे ही ऊपर वाले ने सब कुछ दे दिया हो। मोनू ने पत्नी से कहा कि जल्दी से माँ और पिता के लिए भोजन तैयार कर दो। मैं ऑफिस जाते वक्त इन लोगों को श्रीवास्तव जी वाले अपना घर में कुछ दिनों के लिए छोड़ आऊंगा। पत्नी भी खुश होकर भोजन में कई तरह की चीज बनाकर ले आई और सभी लोगों ने एक साथ भोजन किया। आज बहुत दिनों बाद घर में इतनी खुशी का माहौल था। भोजन करने के बाद मोनू चौराहे से जाकर एक ऑटो बुक कर ले आता है और माँ और पिताजी से कहता है कि आज मेरी एक बहुत आवश्यक मीटिंग है, इसीलिए मैं नहीं चल पाऊंगा। इस रिक्शे वाले को सब कुछ समझा दिया है कि आप लोगों को श्रीवास्तव जी वाले घर में छोड़ आएगा। पिताजी ने कहा, कोई बात नहीं बेटा, हम लोग इस ऑटो से चले जाएंगे। इतना कहकर वह लोग ऑटो में जाकर बैठ गए। बहू ने तुरंत बैग उठाकर ऑटो के अंदर रख दिया और माँ और पिता के पैर छूकर कहा कि हम लोग आप लोगों से बहुत जल्द मिलने आएंगे। बेटे ने भी कहा कि पिताजी, मीटिंग समाप्त होते ही मैं आप लोगों से मिलने आ जाऊंगा। श्याम और उसकी पत्नी के चेहरे पर एक झूठी मुस्कुराहट साफ दिखाई दे रही थी। वह लोग बार बार मंकू को प्यार कर रहे थे। उनके इस व्यवहार से स्पष्ट दिख रहा था कि उनकी इच्छा इस घर को छोड़कर जाने की बिल्कुल भी नहीं थी, परंतु वह लोग मजबूर थे। जाने से पहले दादा दादी ने अपने पोते को ढेर सारा प्यार दिया और आशीर्वाद दिया। इसके बाद ऑटो वाले ने अपना ऑटो स्टार्ट किया और अपना घर के लिए चल दिया। घर से कुछ दूर निकलने पर दोनों पति पत्नी एक बार फिर गमों की दुनिया में गोते लगाने लगते हैं। लगभग 45 मिनट बाद ऑटो के बंद होते ही दोनों अपने गमों की दुनिया से बाहर आते हैं और श्याम कहता है कि भाई आ गया क्या अपना घर? तो ड्राइवर ने जवाब दिया, जी साहब आ गया। इसके बाद दोनों पति पत्नी ऑटो से उतरकर अपना घर के स्वागत कक्ष तक पहुंचते हैं। ड्राइवर भी बैग लेकर दोनों को स्वागत कक्ष तक छोड़ने आता है और उसके बाद दोनों पति पत्नी से विदा लेकर ये बड़बड़ाते हुए कि क्या जमाना आ गया है और वह चला जाता है। श्याम और उसकी पत्नी जब स्वागत कक्ष तक पहुंचते हैं और उन्होंने अपना नाम बताया तो स्वागत कक्ष वाले ने तुरंत जवाब दिया कि जी अंकल जी, आपका नाम पहले से ही लिखा हुआ है, आप लोग अंदर चले जाइए, वहाँ आपको सब कुछ विस्तार से बता दिया जाएगा। तभी दोनों पति पत्नी हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं, लेकिन जाकर भी एक दूसरे से कुछ कह नहीं पा रहे थे। उसके कुछ देर बाद अपना घर के इंचार्ज आ गए। उन्होंने दोनों का अपना घर वृद्ध आश्रम के नियमानुसार स्वागत किया और वहां पर उपलब्ध सभी सुविधाओं से अवगत कराया। उसके बाद दोनों पति पत्नी अपने अपने कक्ष की ओर चले गए। इस प्रकार श्याम और उसकी पत्नी को वृद्ध आश्रम में रहते हुए काफी समय हो गया। मोनू और उसकी पत्नी ने आज तक अपने बूढ़े माता पिता की कोई खबर नहीं ली। एक दिन अपना घर के सभी लोग बहुत खुश दिख रहे थे। सभी लोग आपस में खुश होकर कुछ बातें कर रहे थे। श्याम ने सब लोगों को इतना खुश कभी नहीं देखा था।
उसने अपने एक साथी से पूछा कि आज सभी लोग इतना खुश क्यों हैं। उस पर उसने कहा कि कल एक बड़े अधिकारी के पिताजी का जन्मदिन है। वह अधिकारी पिछले कई वर्षों से इस वृद्ध आश्रम में आकर अपने पिता के हाथों से 5 स्टार होटल का खाना एवं सभी लोगों के लिए कुछ न कुछ उपहार आवश्यक बांटते हैं। वह अधिकारी और उनके पिता कल फिर इस आश्रम में आ रहे हैं, इसीलिए सभी इतने खुश हैं कि पूरे वर्ष में एक बार हम लोगों को 5 स्टार होटल का भोजन बड़े प्यार और अपनापन के साथ नसीब होता है। इतना सुनकर श्याम की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह फिर से अपने बेटे मोनू के विषय में सोचने लगते हैं। दूसरे दिन सभी वृद्धाश्रम के लोग नहा धोकर नए कपड़े पहनकर तैयार हो जाते हैं। सुबह 9 बजे ही वह बड़ा अधिकारी और उनके पिता एक बड़ी गाड़ी में ढेर सारे भोजन के पैकेट और गिफ्ट लेकर आ गए और वे लोग सबसे पहले 1 नंबर वाले कमरे में प्रवेश करते हैं और सभी से राम राम कर बहुत ही विनम्रता पूर्वक खाने का और गिफ्ट का पैकेट देने लगे। 1 नंबर कमरे के सभी लोगों को खाने का पैकेट बांटने के बाद जब वे लोग 2 नंबर वाले कमरे में आते हैं तो सबसे पहले उनकी मुलाकात श्याम से होती है। श्याम सर नीचे करके बैठा हुआ था। अधिकारी के पिता जैसे ही उसे राम राम करके खाना एवं गिफ्ट का पैकेट पकड़ाने लगा, श्याम आवाज सुनकर चौंक उठता है और उनकी नजर तुरंत अधिकारी के पिता के चेहरे पर गई। दोनों ही एक दूसरे को देखकर चौंक उठते हैं और श्याम का चेहरा शर्म से नीला पड़ जाता है और उसकी इच्छा इस समय जमीन में गड़ जाने की हो रही थी। अधिकारी के पिता की आंखों से आंसू की धारा बह निकलती है। वह बड़ा अधिकारी भी पिता के साथ साथ हाथ जोड़कर रोता जा रहा था, क्योंकि सामने वाला व्यक्ति कोई और नहीं, खुद उसका सगा चाचा था। बड़े भाई ने रोते हुए श्याम को अपने गले से लगा लिया और कहा कि श्याम, तू यहाँ पर, तूने मुझे कभी बताया भी नहीं। अरे पगले, तूने मुझे इस लायक भी नहीं समझा कि अपने बड़े भाई को एक बार याद कर लूं। अरे तेरा गांव में सब कुछ आज भी वैसा ही है जैसा तू छोड़कर आया था। तेरे हिस्से की जमीन, बाग, घर, सब पर आज भी तेरा ही नाम है। इतनी बड़ी संपत्ति का मालिक आज इस हालत में है। इतना सुनते ही श्याम अपने बड़े भाई से चिपक कर बच्चों की तरह फपक फपक कर रोने लगता है। दोनों भाइयों को इस तरह रोता देखकर पूरा वृद्ध आश्रम आंसुओं के सैलाब से डूब गया। काफी देर बाद दोनों भाई सामान्य स्थिति में आते हैं। उसके बाद शेष लोगों को गिफ्ट और खाने का पैकेट राम श्याम एवं उसकी पत्नी के हाथ से बंटवाता है। श्याम की पत्नी, जो किसी से नजर नहीं मिला पा रही थी, कुछ दूर जाकर अकेले में बैठकर रोने लगती है। सोनू उसके पास खाने का पैकेट लेकर जाता है और कहता है कि चाची, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। बहुत दिन हो गए आपके हाथों से खाना खाए हुए। आज एक बार फिर मुझे अपने हाथ से खाना खिला दो। इतना सुनते ही चाची सोनू को गले लगाकर और तेजी से रोने लगती हैं। उसे देखकर ऐसा लगता है कि आज अपनी सारी गलतियों को इन्हीं आंसुओं से धो देना चाहती हैं। इसके बाद सोनू चाचे के हाथ से खाना खाता है और अपने हाथ से चाचे को खाना खिलाता है। दोनों लोग खाते खाते रोते जा रहे थे। उधर दोनों भाइयों की स्थिति भी कुछ इसी तरह की थी। वह दोनों भाई भी एक दूसरे को खाना खिला रहे थे और दोनों रोते भी जा रहे थे। दोनों भाइयों का ऐसा प्रेम देखकर वृद्ध आश्रम के सभी लोग भाव विभोर होकर रोने लगते हैं और सोचते हैं कि इस दुनिया में एक भाई ऐसा भी है। इस प्रकार भोजन करने के बाद राम ने अपने बेटे से कहा कि जाओ चाचा चाची के बैग उठाकर ले आओ और जो भी वृद्ध आश्रम की कागजी कार्रवाई हो उसे पूरा करो। सोनू तुरंत जाकर वृद्ध आश्रम की कार्रवाई पूरी की। चाचा चाची के बैग लाता है और उन्हें गाड़ी में रखवा देता है। श्याम और उसकी पत्नी शर्म की वजह से अब गांव नहीं जाना चाहते थे, लेकिन श्याम के लिए बड़े भाई का आदेश आज भी ब्रह्म वाक्य था। वह चाहकर भी बड़े भाई की बात को नहीं काट सका और बड़े भाई के साथ गाड़ी में जाकर बैठ गया और सभी लोग गांव के लिए निकल पड़े। गांव पहुंचकर श्याम देखता है कि वहां अभी भी उसका कमरा एवं उसका सारा सामान जैसा छोड़कर गया था वहीं पर वैसा ही रखा हुआ था। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था मानो किसी ने बड़े प्यार से उनकी देखभाल की हो। घर पहुंचते ही राम की पत्नी एवं सोनू की पत्नी और बच्चों ने इस सम्मान के साथ स्वागत किया कि उन्हें ऐसा लगा कि जैसे ये लोग उनसे कभी दूर थे ही नहीं, हम लोग ही इनसे दूर चले गए थे। उन लोगों का इस प्रकार का व्यवहार देखकर श्याम और उसकी पत्नी दंग थे और मन ही मन शर्मिंदा भी हो रही थी। सभी लोगों से इतना प्यार पाकर उन लोगों का जीवन एक बार फिर खुशियों से महकने लगा। इस प्रकार धीरे धीरे लगभग 5 वर्ष बीत गए।
एक दिन राम अपने बेटे सोनू के साथ अस्पताल में अपना रूटीन चेकअप कराने गया। अस्पताल के अंदर प्रवेश करते ही वह लोग देखते हैं कि एक व्यक्ति जिसकी गोद में एक लड़का है, वह एक औरत के साथ डॉक्टर के पास गिड़गिड़ाते हुए उसके पैर छू रहा था और डॉक्टर उसे मना करते हुए अपने चेंबर में चला गया। अस्पताल का स्टाफ उस व्यक्ति को पकड़कर गेट के बाहर की तरफ ला रहे थे। राम से ये सब नहीं देखा जा रहा था, तो उसने उस व्यक्ति से पूछा कि क्या हुआ है इस बच्चे को। जैसे उस व्यक्ति एवं राम का चेहरा एक दूसरे की तरफ मुड़ता है तो दोनों आश्चर्यचकित रह जाते हैं। राम कहता है, मोनू बेटा तुम। तो मोनू राम के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है कि ताऊ जी मेरे बेटे को बचा लो, इसके दिल में छेद है, आज इसका ऑपरेशन होना है और मेरे पास कुछ पैसे कम हैं, इसीलिए डॉक्टर इसका ऑपरेशन नहीं कर रहे हैं। राम ने मोनू को शांत कराते हुए कहा कि चुप हो जाओ, अभी हम लोग डॉक्टर से बात करके इसके ऑपरेशन का प्रबंध करते हैं। और सभी लोग डॉक्टर के चैम्बर की ओर चल पड़ते हैं। डॉक्टर के चैम्बर में प्रवेश करते ही डॉक्टर अपनी सीट पर से उठकर कहता है कि आइए सर। इस पर सोनू कहता है कि डॉक्टर साहब पहले आप मेरे भतीजे के ऑपरेशन की तुरंत प्रबंध कीजिए। डॉक्टर ने कहा, सर ये आपका भतीजा है। इस पर सोनू कहता है कि परिचय का काम बाद में होगा, पहले आप ऑपरेशन की व्यवस्था करिए। डॉक्टर तुरंत अपने सहायक को बुलाकर मंकू का ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर पूरी तैयारी करने को कहता है और खुद डॉक्टर को तुरंत अस्पताल में आने के लिए फोन करने लगता है। थोड़ी ही देर में सभी डॉक्टर आ जाते हैं और लगभग 1 घंटे तक मंकू का ऑपरेशन चलता है। कुछ देर में वह डॉक्टर ऑपरेशन थिएटर से निकलता है और सभी को ऑपरेशन सफल होने की खुशखबरी सुनाता है। मोनू और उसकी पत्नी एक बार फिर अपने ताऊ और बड़े भाई के पैरों में गिरकर रोने लगते हैं। राम पूछता है कि मोनू बेटा तुम तो एक बड़ी कंपनी में मैनेजर थे, तुम्हारी ये स्थिति कैसे हुई। तो मोनू बताता है कि कंपनी को बहुत बड़ा घाटा लगने के कारण वह बंद हो गई और मकान का लोन न चुकाने के कारण घर भी बिक गया और हम लोग सड़क पर आ गए हैं और ये सब हमारे कर्मों का ही फल है। हम लोगों ने माँ और पिता के साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया, उन्हें ले जाकर वृद्ध आश्रम में छोड़ आए। उन लोगों के घर से जाते ही हम लोगों को एक साथ कई विपत्तियों का सामना करना पड़ा और अंत में आज इस स्थिति में आ गए हैं। ताऊ जी हम लोगों को माफ कर दो, हम लोग अपने सुख के चक्कर में अंधे हो गए थे। आज माँ और पिताजी पता नहीं वृद्ध आश्रम में किस हाल में होंगे। हम लोग कभी उनका हाल जानने भी उनके पास नहीं गए, उन्हीं कर्मों का फल आज हम लोग भुगत रहे हैं। इतना कहकर मोनू फूट कर रोने लगा। तभी राम ने कहा, तुमने बहुत गलत किया है अपने माँ बाप के साथ, लेकिन तुम्हारे इन पश्चाताप के आंसुओं से तुम्हारे पाप कुछ कम अवश्य हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद मंकू को भी होश आ गया। अब सभी लोग बहुत खुश थे। राम ने कुछ पैसे मोनू के जेब में डालते हुए कहा, अब हम लोग गांव जा रहे हैं, सोनू तुम्हारा हाल चाल जानने के लिए रोज आता रहेगा और मंकू जिस दिन डिस्चार्ज होगा मैं उस दिन फिर आऊंगा। इतना कहकर वे लोग गांव चले जाते हैं। 7 दिन बाद जब मंकू अस्पताल से डिस्चार्ज होता है तो राम फिर आता है और मोनू और उसकी पत्नी को गांव चलने के लिए कहता है। तो मोनू कहता है कि ताऊ जी गांव में तो हमारा अब कुछ भी नहीं है, वहाँ का सब कुछ तो हम लोगों ने काफी पहले बेच दिया था, अब किस मुँह से गाँव चलूंगा। तभी राम कहता है, मोनू तू अब भी हम लोगों को पराया समझता है, मैं तो हमेशा से तुझे अपने सोनू से बढ़कर मानता आया हूँ, क्या तुझ पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। इतनी बात सुनकर मोनू अपने ताऊ से लिपटकर रोने लगता है और कहता है कि ताऊ जी हम लोग बहुत गलत हैं, लेकिन आपका दिल बहुत बड़ा है, आप इस धरती पर भगवान का एक रूप हो, जो हम लोगों के द्वारा इतना गलत व्यवहार करने के बाद भी आप हमें अपना मानते हो। तभी राम कहता है कि चुप हो जाओ और चलो गाड़ी में बैठो। सभी लोग गाड़ी में बैठकर गांव आ जाते हैं। गांव में पहुंचकर मोनू देखता है कि उसके माँ और पिताजी पहले से ही घर में मौजूद हैं। तो मोनू उन्हें देखकर आश्चर्यचकित हो जाता है और अपने माँ बाप से नजरें नहीं मिला पाता है। तभी राम कहता है कि जाओ अपने माँ बाप के पैर छूकर अपने किए की माफी मांगो। इस पर श्याम कहता है कि मेरे पैर छूने की कोई जरूरत नहीं है, मैं नहीं जानता कि ये लोग कौन हैं। इसके बाद सोनू मंकू को गोदी में लेकर जैसे ही घर में प्रवेश करता है तो श्याम और उसकी पत्नी मंकू की ये हालत देखकर स्वयं को नहीं रोक पाई और सब कुछ भूलकर मंकू के पास पहुंच जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ मंकू बेटा तुझे। इस पर मंकू दादा और दादी को देखकर मुस्कुराने लगता है और कहता है कि मेरे दिल में छेद था जिसका ऑपरेशन हुआ है, वैसे तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ,
दादा और दादी मंकू से चिपक कर रोने लगते हैं। राम भी उन लोगों के पास आ जाता है और कहता है कि श्याम, मोनू को माफ कर दो, वह अपने किए पर शर्मिंदा है। भगवान ने तुम्हारे घर से जाने के बाद उसे बहुत दंड दिया है, अब तुम और उसे दंड मत दो। श्याम कहता है कि भैया, अगर आपने मोनू को माफ कर दिया है तो मैं कौन होता हूँ इनको ना माफ करने वाला। इतना सुनते ही मोनू और उसकी पत्नी राम और श्याम के पैर पकड़कर बड़ी जोर जोर से रोने लगते हैं। उनको इस तरह रोता हुआ देखकर पूरा घर आंसू में डूब जाता है। आज राम भी मन ही मन बहुत खुश था। उसे बहुत अधिक आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो रही थी, क्योंकि आज उसने अपने पिता के सपने को साकार कर दिया था और पूरे परिवार को फिर से एक कर दिया। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।